रियल गैस चैप्टर हमारा चल रहा था। रियल गैस में हमने वैन डर वाल्स इक्वेशन को डिराइव कर लिया था, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को पढ़ लिया था, और साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ा था कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का जो एक्सप्रेशन होता है वो लो प्रेशर रीजन में क्या होता है, हाई प्रेशर रीजन में क्या होता है, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पे वो आइडियल गैस को फॉलो करता है, यही बताया गया था। और हाइड्रोजन हीलियम के केस में स्ट्रेट लाइन क्यों आता है, ये सब कुछ बताया गया था। ठीक है बच्चों, देखो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जिस प्रकार से हमने एक वैन डर वाल्स इक्वेशन देखा रियल गैस के लिए, उसी तरह से रियल गैस का और भी इक्वेशन होता है। रियल गैस जो है वो वैन डर वाल्स इक्वेशन को पूरी तरह से फॉलो नहीं करता है, वैन डर वाल्स इक्वेशन को भी वो कुछ एक्सटेंट तक ही फॉलो करता है। बात आ रही है समझ में? जो हमारा रियल गैस है वो वैन डर वाल्स इक्वेशन को भी कुछ एक्सटेंट तक ही फॉलो करता है। तो रियल गैस को अलग अलग रेंज में फॉलो कराने के लिए बहुत सारा अलग अलग साइंटिस्ट जो है वो अपना अपना इक्वेशन भी दिया था। हम लोगों को पढ़ना था एक तो वैन डर वाल्स इक्वेशन, और एक और हम लोगों को विरियल फॉर्म पढ़ना है। लेकिन उससे पहले है ना, ये बस नोट कर लो, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं है, बस कॉपी में रहना चाहिए, बार बार इसको देखते रहना। हो सकता है डायरेक्ट अगर आ जाए फार्मूला डिपेंडेंट सवाल तो तुम्हारा हो जाएगा। तो अदर इक्वेशंस ऑफ स्टेट में एक होता है डाइटरेकी इक्वेशन। डाइटरेकी इक्वेशन में एक्सप्रेशन बोल देते हैं P इंटू वी माइनस एन बी, वही सेम चीज़ है P इंटू वी माइनस एन बी। वहाँ पर P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर था, बस वो वाला टर्म हट गया है, ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर का टर्म हट गया है, और उसके बजाय यहाँ पे एक टर्म आ गया है एक्सपोनेंशियल टू दी पावर माइनस ए अपॉन वी आर टी, एक्सपोनेंशियल टू दी पावर माइनस ए अपॉन वी आर टी। ठीक है, दूसरा इक्वेशन है बर्थलॉट इक्वेशन। जो वैन डर वाल्स इक्वेशन था एग्जैक्ट वही है, बस डिफरेंस ये है कि वैन डर वाल्स में ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर था, यहाँ नीचे में एक टेम्परेचर से डिवाइड हो गया है। सही है बच्चों, यहाँ बस नीचे में एक टेम्परेचर से डिवाइड हो गया है, और जब यहाँ पे डिवाइड हो गया टेम्परेचर से तो ऑब्वियसली हमारा जो ये कांस्टेंट है ए, इसका डायमेंशन चेंज कर जाएगा, वैल्यू चेंज कर जाएगा। यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वैन डर वाल्स इक्वेशन में जो तुम ए और बी देखे थे, यहाँ का ए और बी चाहे यहाँ का ए और बी, ये वैन डर वाल्स इक्वेशन वाला ए और बी नहीं है, ये दूसरा चीज़ है। इसका वैल्यू अलग होता है, इसको निकालने का तरीका भी अलग होता है। समझ में आ रही होगी बात ये? ठीक है, तो बस इसको नोट कर लो, है ना। अब देखो हमारे पास 3 इक्वेशन एक तरह से आया, ये दोनों पढ़ना नहीं है, बस इसको नोट कर लो। लेकिन अगर इसको हम इंक्लूड करें तो हमारे पास 3 इक्वेशन आया रियल गैस का। एक आया था वैन डर वाल्स इक्वेशन, दूसरा आया डाइटरेकी इक्वेशन, और तीसरा आया बर्थलॉट इक्वेशन। ये 3 इक्वेशन को तुम चाहो तो एक कॉमन फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हो, जिस फॉर्म को हम बोलते हैं विरियल फॉर्म, और वो तुम लोगों को पढ़ना है। विरियल फॉर्म चाहे विरियल इक्वेशन होता है। ठीक है, तो नीचे लिखो all these equation of states can be represented by a common form which is called विरियल इक्वेशन। इन तीनों को तुम एक कॉमन फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हो, जिसे हम बोलते हैं क्या, विरियल इक्वेशन। और विरियल इक्वेशन क्या होता है, वी आई आर आई ए एल है, वी आई आर आई ए एल। विरियल इक्वेशन होता क्या है, विरियल इक्वेशन होता है जेड बराबर, पता ही था आपको, पी वी एम बाई आर टी। जेड जो होता है पी वी एम बाई आर टी, लेकिन ये तो पहले से पता है, इक्वेशन यहाँ हम लिखने वाले हैं। तो जेड बराबर पी वी एम बाई आर टी इज इक्वल टू 1 प्लस बी बाई वी एम। ठीक है, प्लस 1 प्लस देखो बी बाई वी एम, अगला टर्म में आ जाएगा सी, जहाँ बी कांस्टेंट है और ये सी भी कांस्टेंट है, लेकिन नीचे में हो जाता है विरियल इक्वेशन में वी एम स्क्वायर। अब गेस करो अगला टर्म क्या होगा, फिर से एक ऊपर में कांस्टेंट डी आएगा और नीचे में आ जाएगा वी एम क्यू एंड सो ऑन, ऐसा इन्फिनिटी तक जाता है। ई अपॉन वी एम 4, एफ अपॉन वी एम 5, इस तरीके से चलता चला जाएगा, ऊपर में एक कांस्टेंट आता जाएगा। बात आ रही है समझ में? ठीक है, अल्फ़ाबेट जब खत्म हो जाएगा तो उसके आगे अल्फ़ा बीटा कुछ भी हम कर सकते हैं, P1 P2 P3। नॉर्मली ये कांस्टेंट है, बी सी डी कांस्टेंट है। यहाँ बी को हम क्या बोलते हैं, तो बी कहा जाता है सेकंड विरियल कोफिशिएंट। बी का नाम होता है सेकंड विरियल कोफिशिएंट। सेकंड क्यों, फर्स्ट क्यों नहीं, क्योंकि फर्स्ट देखो ये रहा। अगर तुम चाहो तो 1 को क्या लिख सकते हो, इसको तुम लिख सकते हो 1 अपॉन वी एम का पावर 0, और ये हो जाएगा वी एम का पावर 1। यानी जो पावर शुरू हो रहा है वो 0 से शुरू हो रहा है, 0 1 2 3 ऐसे डिनोमिनेटर में बढ़ता जा रहा है। तो ऊपर में क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा और वो कांस्टेंट कहलाता है ए, लेकिन फर्स्ट टर्म में ए का वैल्यू हो जाता है 1। कहने का मतलब
फर्स्ट वेरियल कोफिशिएंट जो है वो 1 के बराबर है। क्लियर हुआ बच्चों? फर्स्ट वेरियल कोफिशिएंट 1 के बराबर है। इस लाइन के बाद से हम जो भी बोल रहे हैं सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन इसके बाद जो भी हम बोल रहे हैं वो सब इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। तो इसको हम फिर से पहले लिख देते हैं जैसा था, ये हो गया सीधे सीधे 1। बी को क्या बोलते हैं? बी इज सेकेंड वेरियल कोफिशिएंट। सी को क्या बोलेंगे? सी इज थर्ड वेरियल कोफिशिएंट एंड सो ऑन। डी इज कॉल्ड फोर्थ वेरियल कोफिशिएंट, ऐसे ऐसे बोलेंगे। अगर तुमसे पूछ दिया कि फर्स्ट वेरियल कोफिशिएंट का वैल्यू कितना है तो तुम बोलोगे 1। लिख देते हैं वैल्यू ऑफ फर्स्ट वेरियल कोफिशिएंट इज 1, ठीक है। अब देखिए हम क्या बोले अभी कि ये तीनों जो इक्वेशन ऑफ स्टेट आया इसको हम एक कॉमन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उस कॉमन फॉर्म का नाम क्या है? तो वेरियल फॉर्म चाहे वेरियल इक्वेशन। लेकिन तीनों तो हमें पढ़ना नहीं है, हमें पढ़ना तो वैन डर वाल्स इक्वेशन था। तो अब हम क्या करेंगे कि जब तीनों को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है ये 1 लिखो चाहे नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ता, वो समझाने के लिए लिखे थे, 1 को हटाए थे। अगर तीनों इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो जाहिर सी बात है कि वैन डर वाल्स इक्वेशन को भी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब हम वैन डर वाल्स इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखने जा रहे हैं, आप लोग इसको नोट कर लो। देखो बच्चों, अब हम वैन डर वाल्स इक्वेशन को वेरियल इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो पहले एक बार फिर से वेरियल इक्वेशन लिख देते हैं। क्या था? z बराबर पी वी एम बाई आर टी। ये लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, बस z का वैल्यू लिखा जा रहा है। इज इक्वल टू 1 प्लस बी बाई वी एम प्लस सी बाई वी एम का स्क्वायर प्लस डी बाई वी एम का क्यू एंड सो ऑन। नाउ अगर हम वैन डर वाल्स इक्वेशन को लिखे तो हमारा वैन डर वाल्स इक्वेशन था P प्लस ए बाई वी एम स्क्वायर। मोलर वॉल्यूम के टर्म में लिख रहे हैं क्योंकि ये भी मोलर वॉल्यूम के टर्म में है। वी एम माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ये था बच्चों। अब हमें क्या करना है कि किसी भी तरह से z को लेकर आना है। तो z को लाने के लिए तुमको P में वी एम बाई आर टी से मल्टीप्लाई करना होगा। तो पहले इनको मल्टीप्लाई मत करो, नहीं तो लेंदी हो जाएगा। पहले P निकाल लो। तो इसको हम RHS में भेजते हैं, तो हो जाएगा P प्लस ए बाई वी एम स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी अपॉन, ये नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा वी एम माइनस बी। नेक्स्ट लाइन में P को अकेला रखो, यानी इसको RHS में भेजो, और ये प्लस साइन के साथ है तो दूसरे साइड में जाएगा तो माइनस साइन के साथ आएगा। तो P बराबर आ जाएगा आर टी अपॉन वी एम माइनस बी माइनस ए अपॉन वी एम स्क्वायर। बस तुम्हारा काम हो चुका है। अब P जो है अगर हम मल्टीप्लाई कर दे वी एम बाई आर टी से, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, P वी एम बाई आर टी। इस वाले टर्म में भी अगर वी एम बाई आर टी से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे का आर टी इस आर टी को काट देगा, तो बचेगा क्या? बचेगा वी एम बाई वी एम माइनस बी माइनस ए बाई वी एम स्क्वायर। और तुमने ऊपर वी एम रखा है, वी एम बाई आर टी से मल्टीप्लाई किया है, तो वी एम ऊपर है, नीचे में वी एम स्क्वायर है, तो नीचे में एक वी एम बच जाएगा। तुमने किससे मल्टीप्लाई करा? वी एम बाई आर टी, तो नीचे में एक आर टी भी है, तो उस आर टी से हम गुना कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा लेना अगर तुमको डिटेल में करना हो। तो हमने किया क्या है, दोनों साइड वी एम बाई आर टी से मल्टीप्लाई किया। P में जब वी एम बाई आर टी से मल्टीप्लाई किया तो आ गया P वी एम बाई आर टी। यहाँ वी एम बाई आर टी से मल्टीप्लाई किया तो आर टी से आर टी कट गया, आ गया वी एम बाई वी एम माइनस बी। और जब यहाँ पे हमने वी एम बाई आर टी से मल्टीप्लाई किया तो नीचे आर टी से गुना हुआ और ऊपर का जो वी एम है इसे स्क्वायर को काट दिया, तो बचा वी एम आर टी। यहाँ तक डन हो गया। अब ये जो P वी एम बाई आर टी है इसका वैल्यू पुट कर दो। तो P वी एम बाई आर टी का वैल्यू आता है Z। Z इज इक्वल टू, रिजल्ट आया ये हो गया Z। अब एक काम करो बच्चों, इस Vm को नीचे लेकर चले जाओ, डिनोमिनेटर में लेकर चले जाओ। चाहे ऐसे बोलो कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को Vm से डिवाइड कर दिए, तो ऊपर में Vm से डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा, और नीचे में अगर Vm से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? Vm माइनस बी बटा Vm आएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, ऊपर में Vm से डिवाइड किया तो 1 हो गया, नीचे में Vm से डिवाइड किए पूरे में तो यहाँ Vm से डिवाइड हो गया, Vm माइनस बी अपॉन Vm आया। चाहे इस ऊपर वाले Vm को नीचे ले जाओगे तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। इस तरह से हमने इसको लिख दिया। बचा क्या साथ में? माइनस ए बाई वी एम आर टी इज इक्वल टू, अब ये देखो ये जो टर्म है ये डिनोमिनेटर में है। तुम मैथ्स में पढ़े होगे कि 1/x को हम लिख सकते हैं x का पावर -1,
1/x को हम लिख सकते हैं x⁻⁻1। जब ये ऊपर जाएगा तो पावर में -1 आएगा। तो उसी तरीके से इसको लिखोगे तुम Vm माइनस बी अपॉन वी एम का पावर -1 माइनस a अपॉन वी एम आर टी इज इक्वल टू, देखो बच्चों अब ये क्या है, इसको तोड़ दो पार्शियली, तो Vm में Vm से डिवाइड करो, b में भी Vm से डिवाइड करो, तो Vm में Vm से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा b/Vm का पावर -1 माइनस a/Vm/RT। देखो मेडिकल के बच्चों के लिए इस डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है, जो लास्ट का इक्वेशन आएगा वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन जेई का अगर जो बच्चा है, जेई एडवांस का अगर तैयारी कर रहा है तो उसके लिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो पक्का इस डेरिवेशन को एक बार खुद से भी करना है ना। इनफैक्ट आईआईटी जब सब्जेक्टिव हुआ करता था तो उसमें पूरा डेरिवेशन पूछ चुका है एक बार। ठीक है, तो देखो बच्चों ये हमारा लास्ट इक्वेशन आ गया। फिर से एक बार देख लो हमने किया क्या, ये हमारा वंडरवॉल्स इक्वेशन था, Vm माइनस बी को हमने RHS में भेजा तो ये नीचे में चला गया। ये वाला जो टर्म है a/Vm², इसको जब RHS में हमने भेजा तो उधर जाकर माइनस साइन के साथ आ गया। अब हमने क्या किया कि इसमें दोनों साइड Vm/RT से मल्टीप्लाई किया, तो ये तो हमारा z बन गया, और इसमें अगर Vm/RT से मल्टीप्लाई किए तो RT कट गया, बच गया Vm/Vm माइनस बी। यहाँ मल्टीप्लाई किए Vm/RT से तो नीचे RT आया और एक Vm, इसका स्क्वायर निपटा दिया तो आ गया a/Vm/RT, इतना हो गया। फिर हम क्या किए कि Vm को नीचे लेकर गए तो बन गया Vm माइनस बी अपॉन Vm, और जब इसको हम ऊपर लेकर गए तो ये पावर में आ गया -1। यहाँ तक डन, इसको हमने पार्शियली तोड़ लिया। अब देखो यहाँ से एक मैथमेटिकल इक्वेशन बता रहे हैं, मैथ्स का बच्चा तो मैथ्स में पढ़ेगा, मेडिकल का बच्चा सीधे उसको रट जाएगा, है ना, कि ऐसा होता है। और वैसे भी डेरिवेशन का आप लोगों का ज़रूरत नहीं है, तो फिर रटो चाहे नहीं रटो कोई फ़र्क पड़ने वाला भी नहीं है। ठीक है, तो देखो होता क्या है मैथ्स में, तुम पढ़ोगे एक सीरीज़ होता है, अगर सीक्वेंस सीरीज पढ़े होगे तो शायद सामने आया होगा ये, वैसे फंक्शन में आता है, कैलकुलस में फंक्शन जो पढ़ोगे उसमें आता है 1 माइनस एक्स का पावर -1, 1 माइनस एक्स का पावर -1 को अगर तुम एक्सपैंड करोगे तो इसका एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। इनफाइनाइट टर्म्स होता है, इनफाइनाइट टर्म्स। और ये कब होता है, व्हेन एक्स इज वेरी स्मॉल। ये एक्सपेंशन ऑलवेज नहीं होता, ये एक्सपेंशन तभी पॉसिबल है जब हमारा एक्स बहुत ही छोटा हो। किसके कंपैरिजन में बहुत छोटा हो, तो 1 के कंपैरिजन में। एक्स इज़ वेरी स्मॉल विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए तो बी क्या था, मॉलिक्यूल का साइज था। मॉलिक्यूल का साइज, छोटा सा गैस का जो मॉलिक्यूल है उसका साइज है, उसके रेडियस से रिलेटेड है, उसका वॉल्यूम है। और हमारा Vm जो है वो पूरे गैस का मॉलिक्यूल है, पूरे गैस का वॉल्यूम है, कंटेनर का वॉल्यूम है। बी जो है वो मॉलिक्यूल के वॉल्यूम से रिलेटेड है, बी जो हमारा टर्म है वो मॉलिक्यूल के वॉल्यूम से रिलेटेड है, और Vm जो है ये पूरे कमरे के वॉल्यूम से रिलेटेड है। तो हमें ये पता होता है कि गैस जो है ना, पूरे कमरे में जब फैला होता है तो मॉलिक्यूल्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस होता है। इसका मतलब ये हुआ कि गैस के मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होता है, सारे मॉलिक्यूल का अगर एक साथ तुम जमा भी कर देते हो, चिपका कर अगर जमा भी कर देते हो, तो उसका भी वॉल्यूम, कंबाइंड वॉल्यूम, कमरे के वॉल्यूम की तुलना में नेग्लिजिबल होता है। यही रीज़न है कि हम बोलते हैं कि गैस की तुलना में सॉलिड चाहे लिक्विड के वॉल्यूम को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि सॉलिड लिक्विड में भी वही मॉलिक्यूल है लेकिन वो एकदम करीब है, और गैस के केस में वही मॉलिक्यूल है लेकिन पूरे कमरे को ऑक्यूपाई करके रखा है। ठीक है बच्चों, वैसे भी ऑलरेडी हम रियल गैस में बता चुके हैं कि बी जो है वो मॉलिक्यूल के वॉल्यूम से रिलेटेड रहता है। बी बराबर होता था 4 × 4/3 πr³ गुना एवोगैड्रो नंबर। ये एवोगैड्रो नंबर भी ज़्यादा से इसको चेंज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है, छोटा सा मॉलिक्यूल जिसका रेडियस वगैरह नैनोमीटर में होता है। और ये Vm हुआ, ये कमरे का वॉल्यूम, तो ऑब्वियसली ये बहुत छोटा होगा, क्योंकि बी बहुत छोटा हो गया और Vm बहुत बड़ा हो गया, तो ये टर्म होगा बहुत छोटा। और अगर ये टर्म हुआ बहुत छोटा तो हम जब इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस b/Vm। कैसे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। तो 1 प्लस एक्स b/Vm को लिख दिया हमने। अगला टर्म क्या आएगा, b²/Vm²। उसका अगला टर्म क्या आएगा, bq/Vm³ एंड सो ऑन आएगा बच्चों। और लास्ट में है -a/Vm/RT। अब एक काम करो, यहाँ भी Vm का टर्म है नीचे में, यहाँ भी Vm का टर्म है नीचे में, दोनों को एक साथ ले आओ तो हो जाएगा 1 प्लस b, यहाँ पे b आया, 1/Vm को कॉमन ले लो तो यहाँ क्या बचेगा, a/RT माइनस साइन के साथ,
तो b माइनस ए बाई आर टी, और बाहर में आएगा 1 बाई वी एम। फिर से देखो क्या किया, b बाई वी एम और a बाई वी एम आर टी, इन दोनों में से हम डिनोमिनेटर का वी एम कॉमन ले लिए, तो बचेगा क्या, यहाँ पे b बचेगा और यहाँ बचेगा a अपॉन आर टी। b माइनस ए अपॉन आर टी और इंटू में आ जाएगा 1 बाई वी एम। सही है यहाँ तक। अगला टर्म क्या आएगा, बी स्क्वायर बाई वी एम स्क्वायर, उसका अगला क्या टर्म आएगा, बी क्यू बाई वी एम क्यू एंड सो ऑन, और ये सारा का सारा बराबर होगा z के। तो ये आपका आ गया वंडर वाल्स इक्वेशन विरियल फॉर्म में, ये आपका आ गया। ठीक है। अब अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर कर दें विरियल इक्वेशन के ओरिजिनल फॉर्मेट से, तो देखो तो सेम चीज़ आ रहा है, तभी तो हम इसको बोल रहे हैं कि विरियल फॉर्म में आ गया। पहला टर्म 1 था, पहला टर्म 1 है, z बराबर b बाई वी एम, तो देखो 1 बाई वी एम, b बाई वी एम, नीचे में वी एम आ रहा है और ये कांस्टेंट हो गया। तो अगर इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो जो हमारा सेकंड विरियल कोफिशिएंट कैपिटल B था उसका वैल्यू हो जाएगा स्मॉल b माइनस ए अपॉन आर टी। अगर थर्ड विरियल कोफिशिएंट C को कंपेयर करें तो C हो जाएगा b स्क्वायर के बराबर, D हो जाएगा b क्यू के बराबर, उसका अगला जो होगा वो b4 के बराबर, उसका अगला जो होगा वो b5 के बराबर, ऐसे हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको नोट करो खुद से, जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो इसको 2-3 बार खुद से ड्राइव करना, तब तक जब तक कि अच्छे से आपके दिमाग में ये बैठ नहीं जाए पूरा सब कुछ, ये कॉपी के ऊपर में लिख देना उसको। ठीक है। मेडिकल के स्टूडेंट हो तो ये विरियल इक्वेशन लिख देना, उसका फॉर्म, और लास्ट में ये वाला चीज़ लिख देना सीधे डायरेक्ट। बीच का नोट करना है तो नोट कर लो, वैसे तुम लोगों को उसका कोई खास ज़रूरत नहीं है, तो इसको नोट करो। ठीक है। मिटाते हैं, पॉज करके इसको नोट करो, हम मिटाते हैं इसको। तो देखो बच्चों, अभी जस्ट हमने निकाला तो इक्वेशन क्या आया, इक्वेशन आया हमारा z बराबर 1 प्लस बी माइनस ए बाई आर टी इंटू 1 बाई वी एम प्लस बी स्क्वायर बाई वी एम स्क्वायर प्लस बी क्यू बाई वी एम क्यू प्लस बी 4 बाई वी एम का पावर 4 एंड सो ऑन, कहाँ तक इनफाइनाइट टर्म होगा। यहाँ पे ये लास्ट टर्म इन्फिनिटी नहीं है, ऐसा ऐसा इनफाइनाइट टर्म है, ये सीरीज है ना इनफाइनाइट टर्म से मिलकर बना हुआ है। अब ये था आपका पहला इक्वेशन और ये है दूसरा। तो अगर हम लिखें कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करते हैं तो देखो क्या होगा। अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करोगे तो फर्स्ट वेरियल कोफिशिएंट यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, LHS में दोनों में z है, तो ये भी z का एक्सप्रेशन, ये भी z का एक्सप्रेशन, तो ये भी z का एक्सप्रेशन, ये भी z का एक्सप्रेशन, और दोनों का फॉर्मेट बिल्कुल सेम है। तो हम चाहे तो इंडिविजुअली हर टर्म को इक्वेट कर सकते हैं, और अगर इंडिविजुअली हर टर्म को इक्वेट करोगे तो पहला तो 1 बराबर 1 आ गया, 1 बाई वी एम का कोफिशिएंट 1 बाई वी एम का कोफिशिएंट दोनों में सेम होगा, तो तुम लिख सकते हो सेकेंड विरियल कोफिशिएंट b बराबर कैपिटल B बराबर स्मॉल b माइनस ए अपॉन आर टी, ये हो गया सेकेंड विरियल कोफिशिएंट। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि बताइए थर्ड विरियल कोफिशिएंट कितने के बराबर होता है, तो ये सब डायरेक्ट रट रहना है ना, किसी भी स्ट्रीम के बच्चे हो ये डायरेक्ट एकदम रट रहना कि फर्स्ट विरियल कोफिशिएंट कितना होता है, सेकंड कितना होता है, थर्ड कितना होता है, फर्स्ट कितना होता है, फर्स्ट ऑलरेडी बता चुके हैं 1 के बराबर होता है। सेकंड विरियल कोफिशिएंट इंपॉर्टेंट है, b बराबर कैपिटल B बराबर स्मॉल b माइनस ए अपॉन आर टी। थर्ड विरियल कोफिशिएंट कितना होगा कंपेयर करो तो वी एम स्क्वायर, पावर में स्मॉल b स्क्वायर है और ये c रहा, तो c का वैल्यू हो जाएगा स्मॉल b स्क्वायर के बराबर। फोर्थ विरियल कोफिशिएंट जो है वो क्या हो जाएगा, d बराबर b क्यूब। ठीक है, एंड सो ऑन। फिफ्थ विरियल कोफिशिएंट क्या होगा, तो b का पावर 4 के बराबर होगा। अगर तुमसे बोला जाए कि nth विरियल कोफिशिएंट कितने के बराबर होगा, nth विरियल कोफिशिएंट, तो nth विरियल कोफिशिएंट ध्यान से देखो, जब सेकंड लिखे, सॉरी थर्ड से सीरीज शुरू हो रहा है, थर्ड जब तुम लिखे तो b का स्क्वायर आया, फोर्थ लिखे तो b का पावर 3 आया, चौथे में b का पावर 3 आया, पावर 1 कम, तीसरे में b का पावर 2 आया। सेकंड जो है वो बस इंडिपेंडेंट है अलग से, और उसके बाद जो है सीरीज हमारा बढ़ रहा है, बी स्क्वायर, बी क्यू, b4, b5, b6 ऐसे। तो तुम बोल सकते हो कि जो nth आएगा, अगर चौथा विरियल कोफिशिएंट b का पावर 3 है, तो जो nth विरियल कोफिशिएंट होगा
वो b का पावर n-1 होगा। याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो गया बच्चों, ठीक है। अब देखिए, है ना, पॉज करके इसको नोट कर लो। अब देखो, अब हमें काम कर रहे हैं। देखो बच्चों, इन लो प्रेशर रीजन, अगर हम लो प्रेशर रीजन में बात करें तो अगर प्रेशर लो है तो वॉल्यूम जो है वो हाई होगा। अगर वॉल्यूम हाई होगा तो वॉल्यूम का स्क्वायर, वॉल्यूम का क्यूब, वॉल्यूम का पावर 4 विल बी वेरी हाई होगा। कहने का मतलब वॉल्यूम का पावर जितना ज़्यादा होगा हमारा वैल्यू उतना ही हाई होता जाएगा। तो देखो एक चीज़, अगर वॉल्यूम का स्क्वायर बहुत हाई है तो उसका रेसिप्रोकल तो बहुत ही लो हो जाएगा। वॉल्यूम का क्यू और ज़्यादा हाई है तो उसका रेसिप्रोकल और ज़्यादा लो हो जाएगा। 1/Vm4 ये और ज़्यादा लो हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा, बहुत ही छोटा हो जाएगा। और न्यूमरेटर जो है वो भी छोटा होता जा रहा है, क्योंकि b बहुत ही छोटा था और एक से छोटे नंबर को स्क्वायर करोगे तो वो और छोटा हो जाता है। एक से छोटा नंबर को क्यू करोगे, चेक करके देख लो, 1/2 अगर है, इसका क्यू करोगे तो 1/8 आ गया। देखो 1/2 से 1/8 बहुत ही छोटा है। लेकिन एक से बड़ा नंबर को अगर क्यूब करोगे तो देखो बड़ा हो जा रहा है। 2 का क्यूब किए तो 8 हो गया, तो 8 2 से बड़ा है। लेकिन 1/2 से 1/8 छोटा है। तो स्मॉल भी हमारा 1 से छोटा है, तो इसका अगर स्क्वायर क्यूब पावर 4 करोगे तो ये और छोटा हो जाएगा। कहने का मतलब क्योंकि Vm स्क्वायर बहुत ही बड़ा है और ये डिनोमिनेटर में है तो ये टर्म बहुत छोटा हुआ, और बी स्क्वायर और इसको छोटा कर दिया, यानी कि ये टर्म बहुत ही छोटा हो गया। और इससे भी छोटा ये टर्म हुआ, इससे भी छोटा इधर वाला हुआ। कहने का मतलब एंड सो ऑन। तो एक बात बताओ, यानी बी स्क्वायर बाई वी एम स्क्वायर, बी क्यू बाई वी एम क्यू, बी4 बाई वी एम 4 अगर बहुत ही छोटा हुआ तो इन सभी को हम 1 के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तुम बोलोगे इसको आप क्यों नहीं कर रहे हैं नेग्लेक्ट? क्योंकि यहाँ पे देखो ये माइनस वाला टर्म है। हमें ये तो पता है कि वी एम हाई है, लेकिन ये स्क्वायर क्यूब नहीं है, तो ये बहुत हाई नहीं होगा। बहुत हाई नहीं होगा तो ये रेसिप्रोकल बहुत लो भी नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। बी तो छोटा होगा, लेकिन ए अपॉन आर टी पे हम कमेंट नहीं कर सकते हैं। यानी ये ओवरऑल बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। जब हम कमेंट नहीं कर सकते हैं तो हम इस वाले टर्म को नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन 1 के कंपैरिजन में ये नेग्लेक्ट हो ना हो, आगे का सारा टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं हेंस बी स्क्वायर बाई वी एम स्क्वायर, बी क्यू बाई वी एम क्यू एंड सो ऑन विल बी वेरी लो, बहुत ही छोटा होगा, एंड कैन बी नेग्लेक्टेड, है ना। इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं नेग्लेक्ट? कैन बी नेग्लेक्टेड किसके कंपेरिजन में? विद रिस्पेक्ट टू 1। लेकिन कब? जब तुम लो प्रेशर रीजन में रहोगे तब, है ना। जब तुम लो प्रेशर रीजन में रहो, स्टार मार्कर कर दिए, जब तुम लो प्रेशर रीजन में रहो, हमेशा नहीं। जब प्रेशर बहुत ही लो होगा तभी वॉल्यूम हाई होगा, और वॉल्यूम हाई होगा तब जाकर ये डिनोमिनेटर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा और उसका रेसिप्रोकल बहुत ही ज़्यादा लो हो जाएगा। तो इनको तुम नेग्लेक्ट तभी करोगे जब तुम लो प्रेशर रीजन में हो, प्रेशर तुम्हारा कम वाले रीजन में है। तो जैसे ही तुम इन सभी को नेग्लेक्ट करोगे, देखो मैं रिजल्ट क्या आ गया। हेंस, फिर से लिख रहे हैं हेंस, z बराबर 1 प्लस बी माइनस ए बाई आर टी इंटू 1/Vm आ गया लो प्रेशर रीजन में। ये इक्वेशन वैलिड तभी है जब प्रेशर कम हो, लो प्रेशर रीजन। सही है बच्चों। अब एक बात बताओ, अगर हम यहाँ पे फिर से एक कंडीशन लगा रहे हैं, इफ़ b माइनस ए बाई आर टी को ज़ीरो कर दें, किसी भी तरीके से ये वाला जो टर्म है ना, सेकेंड वेरिएबल कोफिशिएंट, अगर ये ज़ीरो हो जाए, तो अगर ये ज़ीरो हुआ तो ये पूरा सेकेंड टर्म जीरो हो जाएगा, यानी z बराबर आ जाएगा 1। और अगर z 1 आ जाएगा, इट मीन्स कि हमारा जो रियल गैस है वो आइडियल नेचर को फॉलो करता है। कब फॉलो करता है? जब एक तो तुम लो प्रेशर रीजन में रहो और दूसरा b माइनस ए बाई आर टी ज़ीरो के बराबर हो। तो b माइनस ए बाई आर टी ज़ीरो के बराबर कब होगा ये भी देख लो, जब b बराबर a बाई आर टी होगा। जब b बराबर a बाई आर टी होगा और टेम्परेचर को लेफ्ट साइड में ले जाओ तो ये हो जाएगा t बराबर a बाई आर बी। कहने का मतलब जब टेम्परेचर
ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना हर बच्चे के लिए। जब टेम्परेचर A/RB के बराबर हो, जब टेम्परेचर A/RB के बराबर हो लो प्रेशर रीजन में, तब हमारा गैस जो है वो आइडियल नेचर को फॉलो करता है। जब लो प्रेशर रीजन में टेम्परेचर A/RB के बराबर हो, तब हमारा गैस जो है, रियल गैस जो है वो आइडियल नेचर को फॉलो करेगा, एकदम पक्के से फॉलो करेगा। याद हो गया ये पॉइंट? लो प्रेशर रीजन में जब टेम्परेचर A/RB के बराबर हो तो हमारा गैस आइडियल नेचर को फॉलो करता है, और इस टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर पे ये घटना घट रही है, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉयल्स टेम्परेचर। कहने का मतलब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? TB से। ये बॉयल्स टेम्परेचर होता है। बॉयल्स टेम्परेचर बराबर A/RB, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। सेकेंड विरियल कोफिशिएंट B बराबर स्मॉल b माइनस A/RT, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ये दोनों इक्वेशन, ये दोनों इंपॉर्टेंट हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो अगर तुमसे कोई पूछे कि बॉयल्स टेम्परेचर का डेफिनेशन क्या होता है, तो तुम्हारा आंसर होगा कि वह टेम्परेचर जिस पे गैस हमारा आइडियल गैस की तरफ बिहेव करता है लो प्रेशर रीजन में, इज कॉल्ड बॉयल्स टेम्परेचर। फिर से बोल दें, वह टेम्परेचर, चाहे ऐसे ही बोलो कि लो प्रेशर रीजन में वह टेम्परेचर, लो प्रेशर रीजन में वह टेम्परेचर जिस पे गैस हमारा आइडियल नेचर शो करे, आइडियल बिहेवियर को फॉलो करे, चाहे आइडियल बिहेवियर के बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉयल्स टेम्परेचर। ठीक है, डन हो गया, कमांड हो गया अच्छे से, इस पर याद रखिएगा। पॉज करो, नोट करो, मिटाते हैं हम इधर से। तो हमने क्या देखा? बॉयल्स टेम्परेचर जिसे बोलते हैं TB। इसका डेफिनेशन लिख लो फिर से। बॉयल्स टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर, बॉयल्स टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर at which real gas follows, चाहे shows ideal behavior in low pressure रीजन। ठीक है, बॉयल्स टेम्परेचर वह टेम्परेचर है जिस पर रियल गैस आइडियल बिहेवियर शो करता है, किस रीजन में? तो लो प्रेशर रीजन में। ध्यान देना, लो प्रेशर रीजन में ही ऐसा होता है, हाई प्रेशर रीजन में नहीं। ये इक्वेशन लो प्रेशर रीजन में वैलिड है। पूरा इक्वेशन जो था बड़ा सा, इसके बाद का टर्म अगर मिला दो तो वो इक्वेशन सारे रीजन में वैलिड है, लो प्रेशर हो चाहे हाई प्रेशर हो। ठीक है, और आया था क्या? TB बराबर आया था बॉयल्स टेम्परेचर हमारा A/RB, याद रखना है ना। TB बराबर A/RB। यूनिट क्या होगा? तो ये टेम्परेचर ही है, तो टेम्परेचर का यूनिट और क्या होगा? केल्विन होगा। वैल्यू पुट करके A और B का देखोगे और R का, तो टेम्परेचर का यूनिट जो है वो केल्विन ही आ जाएगा। ठीक है, याद रखना। चलिए एक और बात, Z बराबर क्या आया था लो प्रेशर रीजन में? इन लो प्रेशर रीजन Z बराबर वही आया है 1 + B - A/RT × 1/Vm। और अभी हमने देखा कि अगर हम टेम्परेचर को TB के बराबर रखते हैं, टेम्परेचर को TB के बराबर, जहाँ पे TB कितना है? A/RB, तो अगर टेम्परेचर को A/RB रखोगे तो हमने देखा कि Z जो है उसका वैल्यू 1 के बराबर आ रहा है। अब एक बात बताओ, अगर टेम्परेचर को तुम TB से बड़ा कर दो, जब तुम टेम्परेचर को TB से बड़ा, A/RB से बड़ा, तो एक बात बता, जब तुम टेम्परेचर की जगह A/RB रखे तो ये टर्म 0 आ गया। तो अगर हम टेम्परेचर को उससे बड़ा रखेंगे, ये बड़ा रखेंगे, इस वैल्यू को अगर हम थोड़ा सा टेम्परेचर को बढ़ा दें, तो टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो A/RB घटेगा। समझना अच्छे से, जब टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो A/RB घटेगा। अगर A/RB का वैल्यू घटेगा, वह वैल्यू जो पहले B के बराबर था, है ना, फिर से बोल रहे हैं, जब टेम्परेचर की जगह A/RB रखोगे तो ये 0 हो गया था, A- ये दोनों बराबर हो गया था। देख लो यहाँ पे टेम्परेचर, बॉयल्स टेम्परेचर A/RB के बराबर कब आया?
जब b माइनस ए बाई आर टी जीरो के बराबर है ना। तो जब टेम्परेचर का वैल्यू इतना होगा तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, और ये टर्म जीरो होने का मतलब क्या हुआ कि b जो है वो a बाई आर टी के बराबर होगा। फिर से ये दोनों टर्म, एक b हुआ और दूसरा a बाई आर टी हुआ, समझिएगा आप लोग अच्छे से। पहला टर्म हुआ b, दूसरा टर्म हुआ a बाई आर टी। पहला टर्म क्या हुआ b, मन में बोलो ढक के इसको, पहला टर्म क्या हुआ b, दूसरा टर्म क्या हुआ a बाई आर टी। और ये दोनों आपस में बराबर कब हुआ, जब टेम्परेचर बराबर है बॉयज टेम्परेचर के, ठीक है। यही रीज़न था कि ये पूरा जीरो हो गया और Z1 आ गया। लेकिन इस टेम्परेचर पे ये दोनों एक्सप्रेशन बराबर है, b जो है माइनस ए बाई आर टी, ये टर्म और ये टर्म ये दोनों इक्वल है जब तुम टेम्परेचर का वैल्यू रखोगे a बाई आर बी। जब तुम टेम्परेचर का वैल्यू टी नहीं रख के इसे थोड़ा बड़ा रखोगे, यानी टेम्परेचर को तुम थोड़ा सा बढ़ाओगे, तो जैसे ही तुम टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाओगे ये पूरा एक्सप्रेशन जो है घट जाएगा। और अगर ये पूरा एक्सप्रेशन घट गया और ये वहीं का वहीं है तो क्या रिजल्ट अभी भी ज़ीरो आएगा। पहले तो ज़ीरो आ रहा था लेकिन ये छोटा हो गया, है ना। पहले दोनों सेम था, मान लो ये x है और ये x है, तो x माइनस एक्स ज़ीरो आ रहा था, लेकिन x जो है थोड़ा सा छोटा हो गया, x जो है x1 हो गया और x1 थोड़ा छोटा है। तो अगर तुम बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाओगे तो रिज़ल्ट क्या हमारा पॉजिटिव आएगा। बात आ रही है समझ में। फिर से एक बार, टेम्परेचर है जब a बाई आर बी, तो ये दोनों टर्म आपस में हो गया बराबर। जब दोनों टर्म हो गया आपस में बराबर तो रिजल्ट आया ज़ीरो, ये वाला, ये ज़ीरो हुआ, ये सेकंड टर्म जीरो हुआ, तो z का वैल्यू 1 हो गया। इतना बताया जा चुका है। अगर तुम टेम्परेचर को a बाई आर बी से बड़ा करते हो तो ये एक्सप्रेशन थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। पहले इसके बराबर था, अब इससे छोटा हो गया, b से अब ये छोटा हो गया, तो b से छोटा हो गया तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अगर तुम टेम्परेचर को थोड़ा सा घटा देते हो, अगर टेम्परेचर को थोड़ा सा घटा देते हो तो ये पूरा एक्सप्रेशन बड़ा हो जाएगा, ये वाला, और ये बड़ा हो गया, पहले b के बराबर था, अब बड़ा हो गया, तो बड़ा हो गया तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसी चीज़ को हम यहाँ बता रहे हैं। अगर t TB से बड़ा हो गया, अगर ये टेम्परेचर थोड़ा सा बड़ा हो गया तो एक्सप्रेशन छोटा होगा, एक्सप्रेशन छोटा होगा तो ये टर्म पॉजिटिव होगा, और ये पॉजिटिव टर्म जुड़ जाएगा 1 में, तो हम बोल सकते हैं z अब 1 के बराबर नहीं होगा बल्कि 1 से बड़ा होगा। अगर ये पूरा टर्म 0 से बड़ा है तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो है वो 1 से बड़ा होगा। बिल्कुल उसी तरह से अगर टेम्परेचर TB से छोटा है, अगर टेम्परेचर TB से छोटा है तो इस केस में अगर तुम इसको छोटा करोगे, फिर से देख लो, टेम्परेचर TB से छोटा है, अगर तुम इसको छोटा करोगे तो ये हो जाएगा बड़ा, और ये एक्सप्रेशन अगर बड़ा होगा, b से बड़ा होगा तो ये नेगेटिव आएगा, अभी तुरंत दिखाए थे। और अगर ये नेगेटिव हो गया तो 1 में से घट रहा है नेगेटिव नंबर, अगर 1 में से नेगेटिव नंबर घट रहा है तो हमारा z जो है वो 1 से छोटा हो जाएगा। सही है बच्चों। तो जब टेम्परेचर TB के बराबर था तो z 1 के बराबर आया, जब टेम्परेचर TB से बड़ा है, बॉयज़ टेम्परेचर से बड़ा है ना, बॉयज़ टेम्परेचर स्मॉल भी लिख सकते हो। जब टेम्परेचर हमारा बॉयज़ टेम्परेचर से बड़ा है तो z जो है 1 से बड़ा आ गया, और जब टेम्परेचर बॉयज़ टेम्परेचर से छोटा है तो z हमारा 1 से छोटा आ गया। इससे क्या पता चला, इधर मिटा रहे हैं, इससे ये पता चला कि जो पिछले क्लास का हमारा ग्राफ था वो 0 डिग्री C पे था। अब हम चाहें तो उन सारे ग्राफ को किसी भी टेम्परेचर पे ड्रॉ कर सकते हैं, बशर्ते कि हमको पता हो कि बॉयज़ टेम्परेचर क्या है। सपोज करो कि बिल्कुल कल का ग्राफ Z वर्सेस P, यहाँ पे 1 था और ये 1 आया था किसके लिए, तो आइडियल गैस के लिए। अगर तुमको बोला जाए कि एक टेम्परेचर है T1 और एक टेम्परेचर है T2, और जो गैस है उसका बॉयज़ टेम्परेचर TB है, जो गैस है उसका बॉयज़ टेम्परेचर TB है, और TB से बड़ा है T1, तो अगर तुम T1 का ग्राफ खींचोगे, अगर तुम T1 का ग्राफ खींचोगे तो T1 क्या है, बॉयज़ टेम्परेचर से बड़ा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब टेम्परेचर बॉयज़ टेम्परेचर से बड़ा होता है तो z का वैल्यू 1 से बड़ा आता है, लेकिन ये सब कब है, ये सब है लो प्रेशर रीजन में। तो कंक्लूज़न ये निकला कि अगर हमारा टेम्परेचर बॉयज़ टेम्परेचर के बराबर होगा तो लो प्रेशर रीजन में z 1 के क्लोज आएगा। अगर बॉयज़ टेम्परेचर से बड़ा रहा तो z 1 से बड़ा आएगा, और बॉयज़ टेम्परेचर से टेम्परेचर छोटा रहा तो z 1 से छोटा आएगा। इस हिसाब से अगर हम यहाँ ग्राफ बनाएं तो तुम बोल सकते हो कि अगर हम T1 का ग्राफ बनाते हैं, T1 का, तो T1 बॉयज़ टेम्परेचर से बड़ा है, तो ये लो प्रेशर रीजन इधर में, इस वाले जोन में z 1 से बड़ा आएगा, यानी ग्राफ ऊपर भागेगा। देखो ग्राफ कुछ ऐसे आ जाएगा, ये T1 का ग्राफ हुआ। लेकिन अगर टेम्परेचर बॉयज़ टेम्परेचर से छोटा है जैसे T2 का, तो z आ रहा है 1 से छोटा। अगर टेम्परेचर बॉयज़ टेम्परेचर से T2 हमारा TB से छोटा है, तो TB से अगर छोटा है तो लो प्रेशर रीजन में z 1 से छोटा जाएगा, यानी ग्राफ पहले नीचे जाएगा,
और वैसा ग्राफ तुम देखे थे कि पहले नीचे जाता है लेकिन कुछ देर बाद फिर ऊपर भागता है। तो ग्राफ जो है हमारा पहले तो नीचे जाएगा लेकिन फिर ऊपर भागेगा। तो ये ग्राफ हो गया T2 का, ठीक है। और TB टेम्परेचर का ग्राफ क्या होगा? अगर तुम बॉयज़ टेम्परेचर पे देखो तो बॉयज़ टेम्परेचर पे Z का वैल्यू 1 आता है, लेकिन लो प्रेशर रीजन में, तो लो प्रेशर रीजन में तो Z का वैल्यू 1 होगा, लेकिन जैसे जैसे हाई प्रेशर रीजन में जाओगे वैसे वैसे ये 1 वाले लाइन से डेविएट होता जाएगा, यानी ग्राफ हमारा कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होता चला जाएगा। ये TB का ग्राफ हुआ बॉयज़ टेम्परेचर का। देखो लो प्रेशर रीजन में 1 के करीब है ना, और क्लोज होगा, ये दिखाने के लिए इतना कर दिए हैं, लेकिन जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा ये हल्का हल्का दूर होता जाएगा, डेविएट होता चला जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब किसी भी गैस के लिए ये तीनों ग्राफ जो है वो सेम गैस का है, ये तीनों ग्राफ सेम गैस का है। कल हमने दिखाया था 0 डिग्री C का ग्राफ, तो 0 डिग्री C के ग्राफ में हाइड्रोजन हीलियम का ग्राफ ऊपर आया था। इसका मतलब हमें डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं कि हाइड्रोजन हीलियम का जो बॉयज़ टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री C से कम होता है। अगर 0 डिग्री से कम है बॉयज़ टेम्परेचर और आपने 0 डिग्री C का ग्राफ ड्रॉ किया तो 0 डिग्री C बॉयज़ टेम्परेचर से बड़ा हो गया, और बड़ा होने का रीज़न है कि ग्राफ ऊपर भागेगा, इसलिए कल ऊपर भाग रहा था। लेकिन CO2 हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इन सबों का बॉयज़ टेम्परेचर 0 डिग्री C के ऊपर होता है। तो आप जो ग्राफ बना रहे थे 0 डिग्री C, वो बॉयज़ टेम्परेचर के नीचे का ग्राफ हुआ। तो जब नीचे का ग्राफ रहेगा तो पहले नीचे जाएगा, उसके बाद ऊपर जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में बच्चों, है ना। तो इसको नोट कर लो एक बार। देखिए कुछ सवाल देखते हैं, बहुत ही आसान है वैसे तो पहला वाला। तो देखो फर्स्ट वाला देखते हैं। फर्स्ट में कह रहा है कि वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट ऑक्सीजन का A बराबर दे रखा है, B बराबर दे रखा है। तो बोल रहा है कि कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच ऑक्सीजन गैस बिहेव्स आइडियली फॉर लॉन्गर रेंज ऑफ प्रेशर। वह टेम्परेचर बताइए जिसमें ऑक्सीजन गैस अच्छे खासे प्रेशर के ड्यूरेशन के लिए आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है। तो अभी हमने प्रूफ किया था कि लो प्रेशर रीजन में जब प्रेशर का जो रेंज है वो लो है, उस रेंज में अच्छे खासे रेंज तक अगर तुम गैस से आइडियली बिहेव करना चाहते हो तो तुमको बॉयल टेम्परेचर पे काम करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये बाय डेफिनेशन बस तुमको बॉयज़ टेम्परेचर का यहाँ पर डेफिनेशन दे दिया है, तुमसे पूछ रहा है कि किस टेम्परेचर पे आइडियल की तरह बिहेव करेगा, तो तुम बॉयज़ टेम्परेचर निकाल लोगे। तो निकाल लो यहाँ पे बॉयज़ टेम्परेचर। यहाँ कंफ्यूज मत करना, लिख रहा है फॉर लॉन्गर रेंज ऑफ प्रेशर। तो ये जितना भी लॉन्गर लिखा है ना, ये सारा लॉन्गर रेंज जो है वो लो प्रेशर रीजन में ही है। लो प्रेशर रीजन में ही अच्छे खासे इंटरवल के लिए। ऐसा नहीं है कि इंटरवल को लॉन्ग करते करते हाई में चले गए, हाई में नहीं जाना है। लो प्रेशर रीजन में ही अच्छे खासे इंटरवल के लिए गैस आइडियली तब बिहेव करता है जब टेम्परेचर का वैल्यू बॉयज़ टेम्परेचर के बराबर होता है। तो TB बराबर अभी आपने रटा है A/RB, वैल्यू पुट कर दो। A का वैल्यू हो गया 1.36 डिवाइडेड बाई R का वैल्यू देखो लीटर ATM में रखोगे क्योंकि यह लीटर है और ATM है, तो ये हो जाएगा 0.0821 और B का वैल्यू दिया हुआ है 0.0318। यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो टेम्परेचर तुम्हारा केल्विन में आएगा और आंसर आपका आना चाहिए 521 केल्विन अप्रॉक्स में। ठीक है बच्चों, डन हो गया ये। पॉज करके नोट कर लो इसको, है ना। और ये देखो दूसरा सवाल, ठीक है। सेकंड सवाल जो है वो स्पेशली JEE एडवांस के लिए बता रहे हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। मेडिकल में अगर ये सवाल आता है तो ऑप्शन में सीधे 1 दिया रहेगा, ठीक है। तो देखो क्या है सवाल, वैसे बोल रहा है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर 1 मोल ऑफ वैन डेर वाल्स गैस एट बॉयज़ टेम्परेचर इज। सिंपली कह रहा है कि बॉयज़ टेम्परेचर पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है। तो अभी हमने प्रूव किया था कि बॉयज़ टेम्परेचर पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 के बराबर होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में तो 1 दिया नहीं है, किसी भी ऑप्शन में 1 नहीं दिया है। तो याद करो 1 को जब हम लेकर आए थे तो कुछ टर्म को हम नेग्लेक्ट करके लाए थे। अगर ये सवाल JEE एडवांस में आ जाता है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तुम इसमें दिमाग लगाओगे, दिमाग लगाया करोगे, ठीक है बच्चों। तो देखो फिर हम करेंगे कैसे। यहाँ ऑप्शन में अगर 1 दिया रहता तो हम 1 को टिक लगाए थे, है ना। इसलिए बोल रहे हैं कि मेडिकल में अगर सवाल पूछेगा तो 1 दिया रहेगा, लेकिन अगर ये सवाल है ना इस तरह से दिया हुआ है और ऑप्शन में 1 नहीं है, तब अब हम क्या करें। तो कोई बात नहीं, बेसिक पे चले जाओ। तो 1 मोल के लिए कह रहा है, सेकंड वाला कर रहे हैं हम 1 मोल के लिए। तो 1 मोल के लिए सबसे पहले वैल्यू पुट कर दो। सबसे पहले तो तुम इक्वेशन लिख लो, वैन डेर वाल्स इक्वेशन। तो वैन डेर वाल्स, क्योंकि वैन डेर वाल्स दिया हुआ है, वैन डेर वाल्स इक्वेशन क्या होगा, P+A/V², है ना। देखो n² को हटा दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है कि मोल जो है वो 1 है, तो मोल को हमने 1 ले लिया। an² था तो n की जगह 1 रख दिए। ब्रैकेट में आएगा V माइनस NB फिर से 1 हो गया, इज इक्वल टू RT। इतना आपको पता है, हमने मोल के जगह पे 1 रख दिया है। अब यहाँ से निकाल लो तुम P का वैल्यू। बिल्कुल वही काम कर रहे हैं जो अभी हम वीरियल इक्वेशन को डिराइव करने के लिए लाए थे।
रियल इक्वेशन में z निकालने के लिए यही काम किए थे, तो पहले p बराबर लिख लो। तो p बराबर कैसे लिखे थे, पहले इसको भेजे थे RHS में, तो ये बन गया था RT अपॉन v माइनस बी और माइनस हो गया था a अपॉन वी स्क्वायर, ये ऐसे हुआ था। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आ गया समझ में। अब देखो यहाँ तक आ गया समझ में। तुमको क्या निकालना है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो दोनों साइड तुम किससे मल्टीप्लाई करोगे, Vm बाई RT से। तो Vm बाई RT से मल्टीप्लाई करोगे P Vm बाई RT, लेकिन मोल तो 1 ही है, तो Vm को V रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो P बाई RT हो गया है। इधर जब गुना करोगे V बाई RT से तो आ जाएगा V अपॉन V माइनस बी माइनस A बाई वी स्क्वायर पहले से है और इसको आपने गुना कर दिया V बाई RT से। तो देखो तो V से स्क्वायर कट गया, यानी क्या रिजल्ट आ जाएगा, A अपॉन वी RT आ जाएगा। आया समझ में। पी वी अपॉन RT का वैल्यू Z के बराबर रख दो, तो Z बराबर आएगा V अपॉन V माइनस बी माइनस A अपॉन वी RT। ये इतना आ गया, यहाँ तक सही है। तो Z हमारा आ गया, Z हमारा आ गया, लेकिन ये वॉन डेर वाल्स इक्वेशन से आया है। अभी तक हमें ये नहीं पता है कि बॉयज टेम्परेचर जो है इसका कंट्रीब्यूशन इस इक्वेशन में नहीं आया है। तो एक काम करो, बॉयज टेम्परेचर का वैल्यू पुट कर दो। अब बॉयज टेम्परेचर क्या होता है, T बराबर A बाई आर बी, और यहाँ पे T का टर्म है, तो T के जगह पे वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा V अपॉन वी माइनस बी माइनस A अपॉन वी आर, और T के जगह पे रखोगे A अपॉन आर बी, A अपॉन आर बी। तो देखो तो रिजल्ट क्या आ गया, यहाँ से आ गया Z इज इक्वल टू V अपॉन वी माइनस बी, और माइनस में क्या आ गया, A से A कट गया, R से R कट गया, रिजल्ट आ गया B अपॉन V। अभी भी अजीब सा इक्वेशन आ रहा है, हमारा जो भी इक्वेशन है वो सारा का सारा 1 प्लस चाहे 1 माइनस के टर्म में है, लेकिन हमारा जो इक्वेशन आ रहा है वो तो आ रहा है V अपॉन वी माइनस बी माइनस B अपॉन वी आ रहा है। अब इसको हम कैसे निपटाएं। ठीक है बच्चों, तो एक बात बताओ, हम नोटिस कर रहे हैं कि नीचे में टर्म है V का, चाहे V स्क्वायर का, चाहे V इंटू वी माइनस बी का, और हमें ये भी दिख रहा है कि अगर LCM ले लिया जाए तो V इंटू वी माइनस बी आ जाएगा। तो हमको लग रहा है, ऐसा आइडिया लग रहा है कि पहला ऑप्शन हो सकता है। देखते हैं सही लग रहा है गलत लग रहा है। Z बराबर वैल्यू पुट करो, LCM ले लो, तो LCM क्या आएगा, V इंटू वी माइनस बी, मल्टीप्लाई करोगे V इंटू वी, ये हो जाएगा V स्क्वायर, और B में जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट आएगा माइनस B इंटू वी। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बन जाएगा B स्क्वायर। यहाँ तक आ गया बच्चों। अब देखो यहाँ पहला टर्म 1 है, यहाँ हमको पहला टर्म 1 दिख चुका है, ध्यान से देखो तुम, ये है देखो V स्क्वायर माइनस बी वी, और इसको देखो तो ये भी वही चीज़ है, V को अगर V से गुना करोगे तो V स्क्वायर, और यहाँ अगर माइनस लगा हुआ है तो V इंटू बी वी हो जाएगा। तो ये जो ऊपर वाला टर्म है अगर इसको पार्शियली तोड़ दो तो ये हो जाएगा B स्क्वायर माइनस बी वी अपॉन ये हो जाएगा V इंटू वी माइनस बी, और इसको भी अगर पार्शियली तोड़ोगे तो आ जाएगा V स्क्वायर अपॉन V इंटू वी माइनस बी। अब देखिए तो ये कट जाएगा ऊपर नीचे, इसको गुना करके देखो यही सेम चीज़ आ रहा है, तो ये 1 हो गया, 1 प्लस बी स्क्वायर बाई वी इंटू वी माइनस बी। ठीक है, तो हमारा इस फॉर्मेट में इक्वेशन आ गया। इसलिए हम बोल रहे थे कि Z जो है वो क्लोज टू 1 होता है, एग्जैक्ट 1 नहीं होता है। बॉयज टेम्परेचर पे Z का वैल्यू एग्जैक्ट 1 नहीं होता है, क्लोज टू 1 होता है। एग्जैक्ट ये भी एग्जैक्ट नहीं ही है, क्योंकि इसमें भी तुम हायर प्रेशर वाला जो टर्म है उसको तो नेगलेक्ट किया ही हो। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो तुम बोलोगे कहाँ नेगलेक्ट किया है, कहीं भी तुमने नेगलेक्ट नहीं किया है, तो तुम नेगलेक्ट किए हो ना जब तुम बॉयज टेम्परेचर का वैल्यू पुट किया यहाँ पे A बाई आर बी। तो ये इक्वेशन को डेराइव करने के लिए हम क्या किए थे, इसको डेराइव करने के लिए हायर प्रेशर का जो टर्म था उसको तो हमने नेगलेक्ट किया ही था ना। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन हो गया, इसको ट्राई कर लो एक बार, है ना, अच्छे से इसको बढ़िया से ट्राई कर लो जेई के बच्चे। ठीक है, मेडिकल में सिंपल सा सवाल पूछेगा, सीधे बॉयज टेम्परेचर को निकालने को पूछेगा। पॉज करो, नोट करो इसको, उसके बाद एक और सवाल देखते हैं बढ़िया से। देखो बच्चों ये सवाल देखो, ये किस काइंड का सवाल है इसका। देखो कॉलम 1 में ऑप्शन को पढ़ो थोड़ा। ऑक्सीजन गैस हैविंग डेंसिटी मोर देन 10/7 ग्राम पर लीटर, SO2 गैस हैविंग डेंसिटी मोर देन इतना, हीलियम गैस हैविंग डेंसिटी लेस देन इतना। तो ये किस काइंड का सवाल हुआ है, इसमें डेंसिटी दिया हुआ है और बोल रहा है कि जो हमारा गैस है उसका डेंसिटी इससे कम है चाहे इससे ज़्यादा है। तो हम एक काम कर रहे हैं, पहले हम एक अच्छे से आपको समझाते हैं, उसको समझने के बाद तुम बाकी पूरा खुद से अटेम्प्ट करोगे, पॉज करके वीडियो को, उसके बाद आगे करोगे, देखोगे वीडियो को। ठीक है, तो एक स्पेशल काइंड का सवाल है। तुमको ये जो डेटा दिया है ना, ये जानकारी दिया है, तुमको इस जानकारी से ये पता करना है कि इस गैस का Z जो है 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है। जैसे ही तुम ये पता करोगे ये चारों ऑप्शन हो जाएगा।
समझ गए? अगर जेड 1 से बड़ा चाहे छोटा आया तो तुम्हारा मोलर वॉल्यूम जो है, जो तुम्हारा रियल गैस का वॉल्यूम है वो आइडियल से ज़्यादा आएगा या कम आएगा ये मिल जाएगा। गैस हमारा कंप्रेसिबल ज़्यादा होगा या कम होगा ये भी तुमको मिल जाएगा। तुमको सब कुछ ये कराया हुआ था पिछले क्लास में, ठीक है? तो देखो क्या करेंगे, ये जो डेटा तुमको दिया है ना, तुम नोटिस करोगे कि ये जनरली जो डेटा दिया हुआ है ये तुमको आइडियल नेचर वाला दिया हुआ है। अगर यही गैस आइडियल होता उस समय का डेटा दिया हुआ है। तो एक काम कर रहे हैं, पहले हम बी पार्ट को कर रहे हैं। आ जाओ बी पार्ट में, बी पार्ट। तो बी पार्ट में कह रहा है कि ऑक्सीजन गैस जो है उसका डेंसिटी ज़्यादा है 10/7 ग्राम पर लीटर से एनटीपी पे। तो एक काम करो, पहले तो तुम एनटीपी पे आइडियल वॉल्यूम निकाल लो। सबसे पहले तो तुम एनटीपी पे आइडियल वॉल्यूम निकाल लो। तो अगर तुम आइडियल वॉल्यूम निकालोगे, आइडियल वॉल्यूम अगर तुम आइडियल वॉल्यूम निकालोगे तो nRT/P से निकालोगे, ठीक है? जो कि तुमको पता होता है कि 22.4 लीटर होता है एनटीपी पे ऑलरेडी, ठीक है? अगर वैल्यू पुट करके निकालना है तो निकाल सकते हो, मोल के जगह पे 1 रखोगे, है ना? हम 1 मोल का निकाल रहे हैं, 1 मोल का लेकर हम चल रहे हैं, मोलर वॉल्यूम निकाल रहे हैं। आर का वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर 273, प्रेशर 1 atm, ये गुना होकर आ जाएगा 22.4 लीटर, ठीक है? इसको भी हम मिटाते हैं फिलहाल। ये तुमको पहले से पता था। अब इस जानकारी के सहारे तुम डेंसिटी को निकालो, क्योंकि तुमको डेंसिटी दिया हुआ है। तो डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम, और आपका गैस दिया हुआ है ऑक्सीजन O2 गैस। तुम चाहते तो डेंसिटी को डायरेक्ट PM बराबर DRT से भी वैसे निकाल सकते थे, ठीक है? डायरेक्ट इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे। मोलर मास तुमको पता है ऑक्सीजन का 32, प्रेशर 1 atm, टेम्परेचर 273 केल्विन, ऐसे भी निकाल सकते हो। डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम, दोनों से सेम ही आएगा। मास कितना ऑक्सीजन का, तो तुमने खुद से ही 1 मोल लिया था, तुमने ऑक्सीजन का लिया है 1 मोल, हमने यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 मोल लिया था। तो अगर 1 मोल लोगे तो 1 मोल का जो मास है वो हो जाएगा 32 ग्राम, और वॉल्यूम आपने निकाला है 22.4 लीटर। तो ये रिजल्ट आ गया 32/22.4 ग्राम पर लीटर। लेकिन हम नोटिस कर रहे हैं कि जो हमें डेटा दिया हुआ है वो 10/7 दिया हुआ है, 10/7 दिया हुआ है। तो देखते हैं सही दिया है, मैचिंग दिया है कि मैचिंग नहीं दिया है। तो पॉइंट को ऊपर ले जाओ, तो ये हो गया 320 और ये हो गया 224, ठीक है बच्चों? और देखो नीचे का जो टर्म है वो 7 से कितने बार में कट रहा है, ठीक है? 7 से 3 बार में ये कटेगा, और उसके बाद फिर 2 आएगा, यानी 32 आ रहा है। तो 7 को अगर 32 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 224 आ रहा है। 7 को अगर तुम 32 से मल्टीप्लाई करोगे तो 224 आ रहा है, और ऊपर में 10 को अगर तुम 32 से मल्टीप्लाई करोगे तो 320 आ जाएगा। कहने का मतलब ये दोनों 32 से कट जाएगा, ये 10 बार में कटेगा, ये 7 बार में कटेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 10/7 ग्राम पर लीटर। देखो हमने कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं किया, हम लोग इसको देखकर ही गेस कर लिए हैं, क्योंकि हम बोले थे कि जो डेटा दिया रहेगा वो आइडियल का दिया रहेगा। अब एक बात बताओ, तुमने आइडियल वॉल्यूम को इस्तेमाल करके जब डेंसिटी निकाला तो ऑब्वियसली ये जो डेंसिटी आएगा ये आइडियल आएगा, ये आइडियल डेंसिटी आया। और आइडियल डेंसिटी आ रहा है 10/7 ग्राम पर लीटर, और सवाल कहता है कि जो ऑक्सीजन का डेंसिटी है वो 10/7 से ज़्यादा है। अब तुमको सवाल पकड़ में आएगा, ये जितना डेटा दिया हुआ है वो जिस कंडीशन की बात कर रहा है उस कंडीशन पे उस कंडीशन पे आइडियल गैस का डेटा दिया हुआ है। तो सबसे पहले तुम गैस को आइडियल मानकर डेंसिटी निकाल लो और इस चीज़ को वेरीफाई कर लो कि डेटा वही दिया है कि नहीं दिया है। लेकिन सवाल कह रहा है कि जो इसका रियल डेंसिटी है, जो इसका एक्चुअल डेंसिटी है वो 10/7 से ज़्यादा है। तो क्या हम ये कमेंट कर सकते हैं कि सवाल में लिखा हुआ है कि जो इसका रियल डेंसिटी है वो आइडियल डेंसिटी से ज़्यादा है? और बताओ बच्चों, डेंसिटी क्या होता है? मास बटा वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम के रेसिप्रोकल। तो अगर डेंसिटी आइडियल वाला ज़्यादा होगा तो आइडियल वॉल्यूम कम होगा, और अगर आइडियल डेंसिटी अगर कम होगा तो आइडियल वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि दोनों में रेसिप्रोकल का रिलेशन है। तो यहाँ पे आ रहा है कि रियल डेंसिटी आइडियल से बड़ा है। तो तुम बता सकते हो कि रियल वॉल्यूम और आइडियल वॉल्यूम में क्या रिलेशन होगा? तो रियल वॉल्यूम छोटा हो जाएगा आइडियल वॉल्यूम से, और रियल वॉल्यूम आइडियल वॉल्यूम से जब छोटा होगा, यहीं पे सवाल तुम्हारा ब्रेक कर गया। रियल वॉल्यूम आइडियल से छोटा कब होता है? रियल वॉल्यूम आइडियल से छोटा, ये आइडियल है मान लो, और इससे रियल कम है। तो कम कब होगा? जब मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेटिंग होगा, और अट्रैक्टिव फोर्स अगर डोमिनेटिंग है तो Z का इक्वेशन क्या आ जाएगा? Z बराबर 1 - A/VmRT आएगा, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स का मेजरमेंट A से आता था, पहली बात। दूसरी बात, Z बराबर क्या होता है? V रियल बाई V आइडियल, और V रियल छोटा आ गया आइडियल से, यानी Z हमारा 1 से छोटा आ गया। और Z 1 से छोटा कब होता है?
जब जेड का वैल्यू 1 माइनस ए अपॉन वी एम आर टी होता है। यहाँ से भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट भी सोच सकते हो और इधर से भी सोच सकते हो तुम। फिर से बोलते हैं, पहले आप डेंसिटी आइडियल निकाल लो और सवाल में जो डेंसिटी दिया है ऑक्सीजन का, है ना, तो सवाल में जो जानकारी दिया है उसे कंपेयर कर लो। सवाल में जानकारी दिया है कि डेंसिटी इससे ज़्यादा है, तो तुम लिख दो कि जो रियल डेंसिटी है वो आइडियल से ज़्यादा है, यानी रियल वॉल्यूम आइडियल से कम होगा। रियल वॉल्यूम कम होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेटिंग होगा, अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेटिंग होगा तो गैस सिकुड़ेगा हमारा। गैस अगर सिकुड़ेगा और वैसे भी रियल वॉल्यूम कम है तो Z1 से छोटा होगा, और Z1 से छोटा होगा तो ऐसा कब होता है, लो प्रेशर रीजन में। और यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगा Z बराबर 1 माइनस ए अपॉन वी एम आर टी। यहाँ तक डन हो गया। और बताइए, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेटिंग है, अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेटिंग है तो तुम क्या बोलोगे, गैस आसानी से कंप्रेस होगा, तो हम लिखेंगे इजिली कंप्रेसिबल। पिछले क्लास में बताया हुआ था, जब अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेटिंग है तो गैस हमारा आसानी से कंप्रेस हो जाएगा। अब बताओ ऑप्शन कौन कौन सा होगा। पहला ऑप्शन Vm बराबर 22.4 लीटर, बिल्कुल गलत है ना, क्योंकि हमारा आ रहा है कि रियल वॉल्यूम आइडियल से छोटा है, और आइडियल वॉल्यूम कितना होगा, 1 मोल का 22.4 लीटर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि V रियल जो आएगा वो लेस देन 22.4 लीटर आएगा, लेस देन 22.4 लीटर, यानी P ऑप्शन नहीं हो सकता, Q भी नहीं हो सकता, R मोर कंप्रेसिबल देन आइडियल गैस, ये बिल्कुल सही है, यानी इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन जो किया हम लोग, इसका आंसर आ जाएगा। एक आंसर तो आर आएगा, अगला देखो लेस कंप्रेसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। इजीली कंप्रेसिबल का मतलब मोर कंप्रेसिबल हो गया, तो ये समझ में आ गया बच्चों। अब यही काम तुम लोग पॉज करके करो, तीनों पार्ट में, ए में भी करो, सी में भी करो, डी में भी करो। पहले तुम सी में करो और डी में करो, पहले सी और डी में करो, लास्ट में ए में करना, इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन का डेटा नहीं दिया है। तो फिर हाइड्रोजन का हम करेंगे कैसे, 0 डिग्री सी पे मान के, और 0 डिग्री सी पे ग्राफ क्या आया था, ऊपर भागा था। अगर ग्राफ ऊपर भागा था तो जेड हमारा 1 से बड़ा था, उस बेसिस पे हम इसको आंसर करेंगे, ठीक है। और जो हमने इस तरीके से कैलकुलेट करा है, बिल्कुल उसी तरीके से सी ऑप्शन और डी ऑप्शन को करेंगे। पॉज करो और तुम करो इसको, है ना, हम मिटाकर अगला करते हैं, आगे करते हैं, लेकिन तुम पॉज करके करोगे। मिटाते हैं। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं। ए पार्ट देखो, अगर नहीं किया हो तो पॉज करके करो, बाद में वीडियो देखना। ए पार्ट देखो, ए पार्ट में बोल रहा है कि हाइड्रोजन गैस एट एनटीपी, हाइड्रोजन गैस एट एनटीपी। याद करो हाइड्रोजन में जेड क्या आया था, 1 से बड़ा आया था। एनटीपी का मतलब टेम्परेचर 0 डिग्री सी, 0 डिग्री सी पे ग्राफ हमारा 1 से ऊपर आया था। तो अगर जेड 1 से बड़ा होगा तो वी रियल जो है वो बड़ा होगा वी आइडियल से, क्योंकि जेड होता है वी रियल बाई वी आइडियल। और अगर वी रियल वी आइडियल से बड़ा होगा, यानी 22.4 लीटर से बड़ा होगा। और हम क्या कमेंट कर सकते हैं, अगर z 1 से बड़ा है तो z का इक्वेशन होगा 1 प्लस पी वी बाई आर टी। अगर पी बाई आर टी आया यानी बी डोमिनेट कर गया, बी डोमिनेट कर गया तो रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट किया, और जिस गैस में रिपल्सिव फोर्स बहुत ज़्यादा है उसको तुम आसानी से कंप्रेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, डिफिकल्ट टू कंप्रेस देन एन आइडियल गैस। आइडियल गैस के कंपैरिजन में इसको कंप्रेस करना मुश्किल होगा। तो कौन कौन सा ऑप्शन आएगा, पी तो हो नहीं सकता, फिर कौन सा होगा, क्यू 22.4 से ज़्यादा, है ना, ये मैच कर गया हमारा, यानी क्यू ऑप्शन होगा। और कौन सा होगा, मोर कंप्रेसिबल नहीं होगा लेकिन लेस तो होगा, यानी ऑप्शन नंबर एस भी आ गया, क्यू और एस, ठीक है। ए पार्ट का क्यू और एस आ गया, ठीक है बच्चों। अगला करते हैं, सी पार्ट मिटा रहे हैं। देखो सी पार्ट में कह रहा है SO2 गैस, और फिर से NTP दिया हुआ है और डेंसिटी बोल रहा है मोर देन ये है। हम लोग श्योर हैं कि ये डेंसिटी जो दिया है ये पक्के से कब का दिया हुआ है, ये डेंसिटी आइडियल नेचर को लेकर दिया हुआ होगा, ठीक है। तो निकाल लो आइडियल नेचर से, PM बराबर क्या, DRT, तो यहाँ से डेंसिटी आइडियल आ जाएगा PM बाई RT। डायरेक्ट कर रहे हैं, इसके पहले हम मास और वॉल्यूम से किए थे। वैल्यू पुट करो, प्रेशर 180 m, SO2 है, SO2 का मोलर मास 64 डिवाइडेड बाई 0.0821 इंटू 273, तो ये आ जाएगा 64 अपॉन 22.4। अभी कुछ देर पहले देखे थे कि ये है ना 32 से कट रहा था, तो ये 2 से 32 काटते नहीं है, डायरेक्ट लिख रहे हैं। ये 2 से 32 बार में कटेगा तो इसको 2 लिख दिया हमने, और नीचे का जो टर्म है इसको अगर तुम काटोगे 32 से, ठीक है, तो एक काम कर रहे हैं, पहले पॉइंट को ऊपर ले गए तो यहाँ पे 0 बन जाएगा, और ये 32 से कटा था 7 बार में, तो 20/7
ग्राम पर लीटर आया। देखो यही दिया हुआ है 20/7 ग्राम पर लीटर। लेकिन SO2 का जो डेंसिटी है वो इससे ज़्यादा है ना, हैविंग डेंसिटी मोर देन दिस। तो अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो क्या लिखोगे, डेंसिटी ऑफ, ये जो डेंसिटी आया आइडियल आया, और इससे ज़्यादा डेंसिटी आ रहा है उसका रियल वाला, तो हम लिखेंगे रियल डेंसिटी इज़ मोर देन आइडियल डेंसिटी। और अगर रियल डेंसिटी ज़्यादा होगा तो रियल वॉल्यूम जो है वो आइडियल वॉल्यूम से कम आएगा। तो ये सेम केस आ गया ऑक्सीजन वाला, है ना। अगर रियल वॉल्यूम आइडियल से कम आ गया तो Z1 से छोटा होगा, अगर Z1 से छोटा होगा तो Z बराबर 1 - A/VmRT होगा। अगर A डोमिनेट कर गया फिर से तो अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेटिंग होगा, अगर अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेटिंग होगा तो ये ईजिली कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ईजिली कंप्रेस होगा। कौन कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, पहला ऑप्शन 22.4 नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन V रियल छोटा है V आइडियल से, और तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, V रियल लेस देन हो जाएगा 22.4 लीटर। तुम बोलोगे 22.4 ही क्यों ले रहे हैं, 1 मोल आपने क्यों ले लिया, क्योंकि देखो VM की बात कर रहा है, VM का मतलब 1 मोल का वॉल्यूम होता है। ठीक है, ईजिली कंप्रेसिबल यानी R ऑप्शन हो जाएगा, मोर कंप्रेसिबल। ठीक है, R हो गया और कोई ऑप्शन नहीं होगा, हो गया ये भी। डी ऑप्शन भी उसी तरह से कर लेना, इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। डी ऑप्शन में क्या करोगे, सबसे पहले NTP पे डेंसिटी निकालोगे, तो डेंसिटी सेम आइडियल गैस का यही आ जाएगा। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि डेंसिटी चलो कर ही देते हैं, है ना। पॉज करके नोट कर लो, खुद से एक बार ट्राई कर लो, मिटाते हैं हम इसको, इसी में अपडेट कर दे रहे हैं डी ऑप्शन। तो आइडियल वॉल्यूम निकालोगे लास्ट वाले में हीलियम गैस के लिए, अब दिया हुआ है हीलियम गैस, तो हीलियम के लिए यहाँ पे 4 लिखोगे, लिख दिया हमने 4, यहाँ भी 4 हो जाएगा, सही है। और जब इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 40/224, सही है बच्चों। चाहे डायरेक्ट ही करते हैं ना, क्योंकि उसी फॉर्मेट में दिया हुआ है। 4 से 22.4 कट जाएगा 5.6 बार में, तो 1/5.6 ग्राम पर लीटर आया। ठीक है, और ये हमारा आइडियल डेंसिटी आ गया। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि डेंसिटी हीलियम का वास्तव में इससे कम है और ये आइडियल डेंसिटी आया, तो हीलियम का जो डेंसिटी है आइडियल डेंसिटी से कम हो गया, तो इसका रियल डेंसिटी आइडियल से कम हो गया, तो वॉल्यूम जो है आइडियल से ज़्यादा हो जाएगा। तो V रियल आइडियल से ज़्यादा हुआ और आइडियल वॉल्यूम होता है 22.4, यानी V रियल बड़ा हो जाएगा इससे। अगर V रियल बड़ा आया तो Z1 से बड़ा होगा, अगर Z1 से बड़ा होगा तो इक्वेशन हो जाएगा Z बराबर 1 + PB/RT। प्रूफ किया हुआ है 1 से बड़ा तभी आता है जब Z बराबर हो 1 + PB/RT। PB/RT, B का मतलब रिपल्सिव फोर्स डोमिनेटिंग है, ऐसे भी सोच सकते हो, जब रियल वॉल्यूम आइडियल से ज़्यादा है तो रिपल्सिव फोर्स डोमिनेटिंग होगा तभी ना गैस एक्सपैंड कर जाएगा, है ना। यानी कि ये आसानी से कंप्रेस होने वाला नहीं है, डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस। यानी कौन कौन सा ऑप्शन हो गया, पहला ऑप्शन 22.4 नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन 22.4 से ज़्यादा, ये हो जाएगा। Q हो गया, C नहीं होगा क्योंकि मोर कंप्रेसिबल नहीं है, लेस कंप्रेसिबल है, डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस है, यानी S हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में ये भी। तो आज की क्लास में इतना ही। आज हमने क्या क्या पढ़ा, रियल इक्वेशन पढ़ा। आज का क्लास JEE एडवांस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार इसको ट्राई करना। मेडिकल के बच्चों के लिए जो भी रिजल्ट आया उस रिजल्ट को याद रखना, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास है ना, रियल गैस की लास्ट क्लास होगी, और कॉपी को बार बार रिवाइज़ करना, अच्छे से कमांड रहना चाहिए। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट चैप्टर ये है, अच्छे से अगर रिवाइज़ नहीं करोगे तो सब पढ़ा हुआ भी भूल जाओगे। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब भी कुछ समझ में नहीं आए तो वीडियो को पीछे ले जाना, है ना, रिवाइंड करके उसको फिर से देखना, आराम से समझ में आएगा। ठीक है, और पक्के से समझ में आएगा। बस रिवाइज़ करने के लिए बार बार वीडियो को पीछे ले जाओ और फिर से देखो, सारा का सारा पॉइंट समझ में आएगा। अगर पॉइंट समझ में नहीं आता है तो जो हमारा डाउट सेक्शन है वहाँ पे डाउट भेज देना। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।